हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है कक्षा 10 का, वो देखने वाले हैं और सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व भी करने वाले हैं साथ साथ में। ठीक है, सारी चीज़ों को समझेंगे, पैटर्न किस तरीके से रहेगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से कितने वेटेज के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, मॉडल पेपर से पता चलती हैं। तो मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। 2024 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, उस मॉडल पेपर को हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि आपको जब प्रश्न पत्र मिलेगा, बोर्ड एग्जाम जब देने जाएंगे, तो उसमें भी आपके लिए समय निर्धारित रहेगा। कितने घंटे का समय मिलेगा? 3 घंटा 15 मिनट का टोटल आपको समय मिलेगा। और जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसका टोटल नंबर होगा, यानी कि जो उसका पूर्णांक होगा 70 नंबर का होगा, यानी 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सामान्य निर्देश मिलेगा और इसमें कुछ नियम आपको 1 2 3 करके बताए गए हैं जो आपके प्रश्न पत्र से संबंधित है। इसमें ये बताया जाएगा कि आपको 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और 20 अंक के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनको आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। ठीक है, ओएमआर शीट में गोला करना होगा। और इस तरीके से इन सारे नियमों को पढ़ने के बाद से, इन सारे निर्देशों को पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद से आप आ जाएंगे खंड अ पर। खंड अ के सारे प्रश्नों को चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। खंड अ की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके टोटल 20 नंबर के होंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 20 नंबर के होंगे। 20 प्रश्न रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न इसमें है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ठीक है, तो राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पूछ रहा है, सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से सही ऑप्शन आपका ब है, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। दूसरा प्रश्न आपके पास है, ड्यूक मेटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ठीक है, तो ड्यूक मेटरनिख था सबसे खतरनाक दुश्मन सामाजिक व्यवस्था का माना था। द ऑप्शन बिल्कुल सही है, ज्यूसेपे मैत्सिनी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? ठीक है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, तो रिचर्ड आर्कराइट ने रूपरेखा दी थी और किसकी? सूती कपड़ा मिल की। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप ध्यान से देखते जाइएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। प्रश्न संख्या 4 है हमारे पास 1928 से 1934। प्रश्न संख्या 4 है हमारे पास, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर अ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कीमतों का गिरना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कीमतों के गिरने के कारण गेहूं की जो कीमत थी 50% तक गिर गई थी। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5वां नंबर प्रश्न है आपके पास, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी थी? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाइबिल नामक पुस्तक छापी थी। ठीक है, छठा प्रश्न आपके पास है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका अ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ठीक है, तो सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा लक्षण जो है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात किया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात किया है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये जो है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है आपके पास, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है ब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैविक बनावट। ठीक है, जैविक बनावट जो है लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 8 का जो है ब करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, तो 2 नंबर। ठीक है, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। जब हम कुछ ही धर्मों को प्रधानता देते हैं तो सांप्रदायिकता की समस्या क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, कुछ ही धर्मों की प्रधानता दी जाए।
प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा, विदेशी मामले, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट होगा। शिक्षा जो है इसमें संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, शिक्षा जो है संघ सूची का विषय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण जो है अधिक सिंचाई है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिक सिंचाई। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसे हमें सुमेल करना है, तो यानी कि मिलान करना है। तो कैसे करेंगे, भांगड़ा नांगल जो है ये सतलुज नदी से संबंधित है, तो इसका मिलान इससे कर देंगे। हीराकुंड जो है महानदी से संबंधित है, तो इसका मिलान इससे कर देंगे। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी से संबंधित है, तो इसको हम मिलान कर देंगे। टिहरी जो है भागीरथी से संबंधित है, तो भागीरथी से मिलान कर दिया हमने इसको। इसके बाद से इसका जो ऑप्शन है, इसके जो विकल्प है नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अ ब स द करके, तो इसमें से कौन सा सही है। तो आपको देखना है यहाँ पे क का मिलान किससे हुआ है, 3 से हुआ है। तो क का मिलान यहाँ भी 3 से है और यहाँ भी 3 से है। ठीक है, इसमें भी क का मिलान 3 से है और इसमें भी 3 से है। उसके बाद ख का मिलान किस से हुआ है, 4 से हुआ है, तो ख का मिलान इसमें 4 से हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर आपका स है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने मिलान किया है उसके हिसाब से आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न है हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो इसमें जो है यहाँ पे नहीं जो वर्ड लिखा गया है ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मॉडल पेपर में। ठीक है, यहाँ पे नहीं नहीं लिखना चाहिए था। अगर यहाँ पे नहीं लिख दिया है तो इसमें कोई विकल्प ही नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस पे आप टिक करेंगे, अगर नहीं को हम हटा देंगे तब आपको विकल्प मिल जाएगा। तब जो है मछली पकड़ना ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, डेयरी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सभी क्या आएंगी, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। गुड़ बनाना तो मानव निर्मित है। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे। क, ख और घ ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं को अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे आप तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। इसमें जो मॉडल पेपर है इसमें नहीं नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, नहीं को हटा देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर आपका प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें स बिल्कुल सही है, उद्गम का स्वामित्व पर। ठीक है, तो उद्गम के स्वामित्व के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारे पास, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, तो यानी कि भूमि का अनुपजाऊ होना, भू का क्षरण होना यानी कि भूमि का क्षरण होना, भूमि का क्षय होना यानी कि भूमि का अनुपजाऊ होना, उपजाऊ नहीं होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क आपका सही हो जाएगा। मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जाति में नहीं आते हैं। तो ये जाति में आते हैं, संकटग्रस्त जाति में आते हैं, लेकिन नहीं आते हैं की बात किया है तो असामान्य नहीं आते हैं, जाति में नहीं आते हैं इसकी बात किया है तो यहाँ पे सामान्य जाति में नहीं आते हैं। ठीक है, तो मगरमच्छ, गेंडा और काला हिरन जो है सामान्य जाति में नहीं आते हैं, तो 16 नंबर का आपका अ विकल्प सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 100 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों का बढ़ावा देता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO। ठीक है, WTO। उसके बाद से हमारा जो अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है हमारे पास, भूमिहीन ग्रामीण 18 नंबर प्रश्न है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका 100 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिक मजदूरी देना। अगर अधिक मजदूरी दिया जाएगा तो हमारे जो ग्रामीण मजदूर हैं उनको लाभ हो सकेगा, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है विकास के लिए अधिक मजदूरी देना है। ठीक है, उसके बाद से 19 नंबर प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है, वैश्वीकरण एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर
क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर क भी सही हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, ये भी सही है। तो इसका मतलब कि जब ये तीनों ऑप्शन सही है तो चौथा ऑप्शन आपको लिखा गया है उपरोक्त सभी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 प्रश्न जो थे आपके 20 अंक दे देंगे, और 20 अंक आपको 20 अंक के प्रश्न मैंने आपको करा दिया मॉडल पेपर के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको ये तैयार है, ये सारे प्रश्न तैयार हैं, तो हो सकता है कि इसमें से 1-2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएँ। अब हम खंड ब की बात करेंगे। खंड ब में आपके 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो वर्णनात्मक भाग 1, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2, दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है हर एक प्रश्नों का, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके पास है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए, ठीक है। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें पहला प्रश्न आपको नहीं आता है, मान लीजिए ये प्रश्न जो है नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अथवा करके एक और प्रश्न दिया गया है। पहले प्रश्न में ही अथवा करके एक और प्रश्न दिया गया है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको 4 नंबर देगा, यानी कि अथवा करके दिया है, तो चाहे आप ये लिख लीजिए, चाहे ऊपर वाला प्रश्न लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले नंबर प्रश्न में से आपको किसी एक का उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न भी वैसे ही है, एक प्रश्न दिया गया है, फिर अथवा करके एक प्रश्न दिया गया है, तो दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का हल करना है, ठीक है। इसके लिए भी 4 नंबर मिलेंगे आपको। तो चाहे आप ऊपर वाला लिखिए, चाहे नीचे वाला लिखिए, अथवा करके दिया है। अथवा जहाँ भी रहेगा उसका मतलब कि दोनों में से किसी एक का उत्तर हमें लिखना है, ठीक है। ऐसे ही करके तीसरा प्रश्न भी सॉल्व करना है और चौथा भी करना है, ठीक है। चौथा भी करना है और तीसरा भी करना है और चौथा भी करना है। तीसरे में भी 2 आपको मिले जाएंगे, जिसमें से जिसका भी उत्तर आपको पता है उसका उत्तर लिख दीजिए। चौथा में भी आपको 2 मिलेंगे, जिसमें जिसका उत्तर आपको किसी एक का उत्तर पता है तो उसका लिख दीजिए, और आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न 2 के बारे में। वर्णनात्मक के पार्ट 2 के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें जो है उत्तर थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, 150 अंक का। इसमें जो है 6 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो 5वां प्रश्न यानी चौथा प्रश्न तक तो हमने कर लिया था, उसमें क्या करना था, 4-4 नंबर के प्रश्न थे, 80-80 शब्दों में लिखना था। अब 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब इसमें जो है मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछा गया है, ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, ठीक है। और उसी के अलावा ये लिखिए, या फिर दूसरा प्रश्न लिख दीजिए, अथवा करके दिया है तो, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख करिए, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चाहे आप ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों में से किसी एक को लिखना है। छठा प्रश्न में भी आपको चाहे ये लिखना है चाहे ये लिखना है, किसी दोनों में से एक को लिखना है। इसी तरीके से 7वां 8वां इसी तरीके से सारे प्रश्नों को करते जाना है। उसके बाद से आपका आएगा मानचित्र से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो मानचित्र से संबंधित प्रश्न जब आएगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है मानचित्र से संबंधित प्रश्न। आप सभी लड़कों को यही सॉल्व करना है, लेकिन केवल जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट हैं, यानी जिसकी आँख कमज़ोर है, जिन बच्चों की आँख कमज़ोर है, वो उन छात्रों के लिए नीचे दिया गया प्रश्न है। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो है सभी छात्रों के लिए क्या है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में बिंदी, यानी यहाँ पे जो भी चित्र दिया गया है देख सकते हैं, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु हाफ प्लस हाफ अंक निर्धारित है, यानी ये 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे क प्रश्न दिया गया है, ख दिया गया है, ग दिया गया है, ख दिया गया है, अंग दिया गया है। वह नगर जहाँ क वाला पढ़ते हैं, वह नगर जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, भारत का नक्शा मिलेगा और भारत के चित्र में आपको क्या करना है, अमृतसर को प्रदर्शित करना है इस चिन्ह के द्वारा, जहाँ पे यहाँ पे बताया गया है कि इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से जितने भी आपके प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, तो 5 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप मानचित्र में प्रदर्शित कर देंगे तब, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब जो भी छात्र जो है दृष्टिबाधित हैं, जिनकी आँख कमज़ोर है या फिर आँख में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो उनको ये प्रश्न सॉल्व करना होता है, यानी कि केवल प्रश्नों को उत्तर लिखना होता है, उनको मानचित्र में भरना नहीं होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो एक और मानचित्र कार्य से प्रश्न आता है हमारे पास भूगोल में, ठीक है। तो एक और मानचित्र से हमारे पास प्रश्न निकल के आता है
निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पे जैसे कि पहला प्रश्न है, हम पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान को इस चिन्ह द्वारा जो भी चिन्ह है यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। हर एक प्रश्न के लिए आपको क्या मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो इन सभी चीज़ों को आपको मानचित्र में दर्शाना है। भारत का 2 नक्शा मिलेगा आपको, पहले 9वां प्रश्न के लिए और 10वां प्रश्न के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी प्रश्नों को करना है। इसमें भी क्या करना है, 10वां प्रश्न में भी आपको दृष्टिबाधित जिनकी आंख में किसी तरीके की प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट के लिए आपको यहाँ पे ये प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पूरी पेपर को आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपके 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पेपर इसी तरीके से आएंगे। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।